हेलो स्टूडेंट, माइक तो मैंने स्टार्ट किया ही नहीं था। चलो आप एक चीज ध्यान देना इस बात को, अब तक जो भी बातें किया हूं कुछ सुनाई तो नहीं दिया होगा आप लोगों को। खैर चलो कोई बात नहीं, आप अनुमान लगाओ कि मैं क्या बोल रहा था। आप सोचो, आप अनुच्छेद 21 की बात करें, आर्टिकल 21 गरिमा में जीवन की बात करता है। गरिमा में जीवन की बात, आप ध्यान देना इस बात को। मान लिया जाए कोविड-19, हम कोविड-19 की बात करें। कोविड-19 के कारण क्या हुआ, हमेशा ध्यान दें इस बात को। एक, आजीविका की चिंता, ये कोविड-19 की यदि बात की जाए तो एक आजीविका की चिंता पैदा हुई। अब एक चीज सोचो, यदि आजीविका की चिंता पैदा होगी तो स्वाभाविक है गरिमा में जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव, यदि आजीविका की बात की जाए तो हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो आजीविका की चिंता पैदा हुई है, इसके कारण क्या हुआ, गरिमा में जीवन पर प्रतिकूल पड़ा है कोविड-19 के कारण। इसका मतलब यह है, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा यदि आती है तो गरिमा में जीवन कैसे प्रभावित होगा। मान लिया जाए, हमेशा ध्यान देना इस बात को, पूरी तरह ध्यान देना इस बात को। मान लिया जाए कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है और उस पॉलिसी के तहत रोजगार सृजन, हम कार्यक्रम की बात करें, यदि रोजगार सृजन कार्यक्रम का संचालन किया जाता है और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार क्रिएट हो रहा है, तो जब रोजगार क्रिएट होगा तो लोगों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी तो आजीविका उनकी सुनिश्चित होगी। आजीविका यदि सुनिश्चित होगी तो गरिमा में जीवन क्या होगा, हमेशा ध्यान दो, आर्टिकल 21 जिस गरिमा में जीवन की बात करता है। अब मान लिया जाए कि गवर्नमेंट का यदि बजट है, पूरी बात ध्यान देना, यदि गवर्नमेंट की बजट, और बजट में क्या किया जाता है, मान लिया जाए बजट में कल्याणकारी योजना की बात की जा रही है। बजट में कल्याणकारी योजना, उसमें क्या हो रहा है, मुफ्त भोजन, निःशुल्क एजुकेशन, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा। मान लो बजट में दिया जा रहा है, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम चला रही है और उस कल्याणकारी योजना के तहत मुफ्त में भोजन की बात की जा रही है, निःशुल्क एजुकेशन की बात की जा रही है, निःशुल्क हम स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, यदि ये बातें की जा रही है, मान लिया जाए कि बजट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमेशा ध्यान देना इस बात को कि रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रही है। यदि गवर्नमेंट बजट में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला रही है, मान लो, तो ये सब के सब क्या करेंगे, ध्यान दें, रोजगार सृजन कार्यक्रम तो आजीविका सुनिश्चित होगी, वेलफेयर प्रोग्राम तो मुफ्त भोजन, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। यदि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम संचालित होने लगे, हमेशा ध्यान दो इस बात को, तो गरीबी दूर होगी। गरीबी दूर होगी तो लोगों की मूलभूत आवश्यकता पूरी होगी। यदि मूलभूत आवश्यकता पूरी हुई तो स्वाभाविक है गरिमा में जीवन क्या होगा, सुरक्षित होगा। इसका अर्थ यह है कि बजट
आर्टिकल 21 को प्रमोट करता है या नहीं करता। कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। प्रश्न कैसे बना सकता है यूपीएससी? देखो, अब वर्तमान बजट के आलोक में अनुच्छेद 21 की समीक्षा करें। और 21 में किसकी बात की गई है? गरिमामय जीवन की बात। इसका मतलब यह कि वर्तमान बजट के आलोक में अनुच्छेद 21 की समीक्षा करें। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान बजट गरिमामय जीवन को प्रमोट करता है या फिर बाधित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, हमेशा ध्यान देना इस बात को। तो वर्तमान बजट के आलोक में अनुच्छेद 21 की समीक्षा करें। प्रश्न ये है, एक बात याद रखना है, गरिमा में जीवन जीने के लिए जो जो चीजें जरूरी है, यदि उसकी पूर्ति बजट से हो रही है तो स्वाभाविक है ये क्या होगा कि बजट आर्टिकल 21 को प्रमोट करेगा। और यदि बाधा खड़ी हो रही है तो स्वाभाविक है क्या होगा? 21 बाधित होगा। जैसे मान लिया जाए विश्व युद्ध छिड़ जाए, यदि विश्व युद्ध हो गया तो बेरोजगारी क्या होगी? बढ़ेगी। गरीबी क्या होगी? बढ़ेगी। महंगाई क्या होगी? बढ़ेगी। अब एक चीज सोचो, विश्व युद्ध शुरू हो जाए तो बेरोजगारी में वृद्धि होगी, गरीबी में वृद्धि होगी, महंगाई में वृद्धि होगी। परिणाम यह होगा कि लोगों की आजीविका हमेशा सुनिश्चित नहीं रह पाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? उनका गरिमा में जीवन क्या होगा? प्रभावित होगा। इसे यह कहा जाता है प्रत्येक विश्व युद्ध मानव के गरिमा में जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछे जा सकते हैं। आपको करना क्या है, कोई भी यदि घटना इस तरह घटे मान लो, तो उसको तुरंत आप आर्टिकल 21 से जोड़ दो। अनुच्छेद 21 से उसको तुरंत क्या करो? आप जोड़ दो। आप अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, अनुच्छेद 22। हमेशा ध्यान दें इस बात को। अनुच्छेद 22 की बात करें कि बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण। निरोध, डिटेंशन, के विरुद्ध संवैधानिक हम संरक्षण की बात करें। ध्यान देना, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हमेशा यदि हम गिरफ्तारी की बात करें तो एक सामान्य गिरफ्तारी और दूसरा है निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी। हमेशा ध्यान दो कि किसी व्यक्ति को दो तरीके से गिरफ्तार किया जाता है।
पहली चीज सामान्य अपराध के तहत गिरफ्तारी। हाँ, दूसरी बात निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी। अब देखो आप, यदि सामान्य अपराध के तहत हम गिरफ्तारी की बात करते हैं, सामान्य अपराध के तहत गिरफ्तारी में क्या होगा? अनुच्छेद 22 के 1 एवं 2 के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। और जो संवैधानिक संरक्षण है वो क्या है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज, गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना। पहली चीज। दूसरा जो संवैधानिक संरक्षण है, वकील से परामर्श करने का अधिकार। और हम 3 की बात करें, संवैधानिक संरक्षण में पहला, गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराना। नंबर 2, वकील से परामर्श करने का अधिकार। और नंबर 3, 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना। चौबीस घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष हमेशा ध्यान दो इस बात को, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष होने का अधिकार। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के दो तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। नंबर 1, सामान्य अपराध के तहत गिरफ्तारी। और नंबर 2, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी। सामान्य अपराध के तहत जो गिरफ्तारी होती है, अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। जिसमें पहली चीज, गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराना। मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है, किन आधारों पर मुझे गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करने के जो ग्राउंड्स हैं, जो आधार है, वो जानने का मुझे अधिकार है। और जो गिरफ्तार करेगा मुझे बताएगा कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया। दूसरी तरफ वकील से परामर्श करने का अधिकार। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार है कि अपने बचाव के लिए और अपने पक्ष को कोर्ट के सामने रखने के लिए वकील से परामर्श करे। और नंबर 3, 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने का अधिकार। 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार। इसका मतलब यह है, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर निकटतम के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान दो, मजिस्ट्रेट तक ले जाने में जो समय लगेगा उस समय की गणना 24 घंटे में नहीं की जाएगी। हमेशा ध्यान दो, 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष, लेकिन निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को ले जाने में जो समय लगेगा उस समय की गणना 24 घंटे में नहीं की जाती है। कितनी अच्छी बात है। 22 का 1 और 2 एक संवैधानिक संरक्षण की बात करता है। अब एक चीज सोचो आप,
लेकिन इसका एक अपवाद है। इसका अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि अनुच्छेद 22 1 एवं 2 का अपवाद। और अपवाद क्या है? 22 के खंड 3 में क्या कहा गया है? 3 में यह कहा गया है कि यह संवैधानिक संरक्षण नहीं मिलेगा किसी शत्रु देश के नागरिक को। दूसरा, न्यायालय के आदेश के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को। और नंबर 3 की बात करें, हमेशा ध्यान दो, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। अनुच्छेद 22 का जो खंड 3 है, यह कहता है कि यह संवैधानिक संरक्षण नहीं मिलेगा। आखिर संवैधानिक संरक्षण किसे नहीं मिलेगा? तो 3 चीजें। नंबर 1, शत्रु देश के नागरिक को अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 के तहत, 22 के 1 और 2 के तहत जिस संवैधानिक संरक्षण की बात की जा रही है, शत्रु देश के नागरिक को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ न्यायालय के आदेश के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को भी यह नहीं मिलेगा। और नंबर 3, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को भी यह नहीं मिलेगा। हमेशा ध्यान दो, ये 3 चीजें हैं, इन्हें नहीं मिलेगा। पर एक प्रश्न, जब निवारक निरोध की बात करते हैं, 22 के खंड 4 से लेकर 7 में निवारक निरोध की बात की गई है। निवारक निरोध की बात की गई है, ध्यान देना इस बात को। हम जब निवारक निरोध की बात करते हैं, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी की बात करें, तो एक बात याद रखना है। हम जब निवारक निरोध की बात करते हैं तो सबसे पहले यह हुआ कि निवारक निरोध की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। पूरी बात ध्यान देना, यह जो निवारक निरोध है, इसकी परिभाषा संविधान में दी ही नहीं गई है, पहली चीज। दूसरी चीज देखा जाए, निवारक जो शब्द है, दंडात्मक के विरुद्ध है। हमेशा निवारक निरोध की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। जो निवारक शब्द है वो दंडात्मक के विरुद्ध है। और सबसे बड़ी चीज ये है, सामान्यतः निवारक निरोध का अर्थ माना जाता है कि अपराध करने से रोक देना। सामान्यतः निवारक निरोध का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोक देना। हमेशा ध्यान दें इस बात को, ये अपराध करने से, इस निवारक निरोध कानून के तहत क्या होता है? निवारक निरोध में हमेशा निवारक निरोध कानून के तहत
संशय के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। हमेशा ध्यान दो, पहली चीज, निवारक निरोध की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। यह जो निवारक शब्द है ये दंडात्मक के विरुद्ध है। तीसरी चीज, सामान्यतः निवारक निरोध का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोक देना। फिर एक प्रश्न, ये जो प्रश्न है हमेशा ध्यान दो, इस तरह पूछेगा नहीं। फिर एक प्रश्न उठा, जब निवारक निरोध की बात की जाती है तो याद रखना, निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति को केवल संशय के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। इसलिए हमेशा इसे इसकी तुलना रॉलेट एक्ट से की जाती है तथा इसे लोकतंत्र के विरुद्ध माना जाता है। ध्यान देना इस बात को, ये जो निवारक निरोध है, निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति को केवल संशय के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। संशय के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, इसलिए इसकी तुलना रॉलेट एक्ट से की जाती है तथा इसे लोकतंत्र के विरुद्ध माना जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसलिए किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान में इसे स्थान नहीं दिया गया। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक देशों ने इसे संविधान में स्थान नहीं दिया। हमेशा ध्यान दो, हम जो निवारक निरोध की बात करते हैं तो निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति को केवल संशय के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। इसलिए इसकी तुलना रॉलेट एक्ट की जाती है, रॉलेट एक्ट, तथा इसे लोकतंत्र के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक देशों ने इसे संविधान में स्थान नहीं दिया, लेकिन भारत में इसे संविधान में स्थान दिया गया है। अमेरिका, हम ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका भी दुनिया का एक लोकतांत्रिक देश है और सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, लेकिन अमेरिकी संविधान में निवारक निरोध को स्थान नहीं दिया गया। अब एक चीज सोचो, स्थान नहीं दिया गया है लेकिन भारत में इसे महत्व दिया गया। प्रश्न ये उठा कि भारत में इसे स्थान क्यों दिया गया, जरूरत क्या थी? एक प्रश्न उठा। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, ध्यान देना इस बात को। और लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध को महत्व देना कहीं न कहीं लोकतंत्र के विरुद्ध है। इसलिए जब संविधान सभा ने निवारक निरोध के प्रावधान को संविधान में शामिल किया तो संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने इसे अलोकतांत्रिक माना और इसका विरोध किया। निवारक निरोध की चर्चा रॉलेट एक्ट, तुलना रॉलेट एक्ट से की गई और यह कहा गया कि इस प्रावधान को लागू करने से विधायिका और कार्यपालिका दोनों निरंकुश हो जाएंगे। उसके बावजूद भारत में इसे स्वीकार किया गया।
आवश्यकता क्या थी, क्यों स्वीकार किया गया? देखो रीजन क्या था, हमेशा ध्यान दो। गोपालनुवाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेशक निवारक निरोध का प्रावधान हमारे संवैधानिक मूल्यों से बेमेल है, विरुद्ध है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। संविधान के प्रियम्बल में जिन मूल्यों की बात की गई है उन मूल्यों के भी विरुद्ध है। फिर भी सामाजिक व्यवस्था, लोक व्यवस्था और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इसे स्वीकार करना उचित है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मत अलोकतांत्रिक होने के बावजूद इसे संविधान में स्वीकार किया गया। अब गोपालनुवाद में क्या बेहतरीन निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए लेकिन डर यह था, हमेशा ध्यान दो, जब इसे शामिल किया गया तो डर यह था कि कहीं कार्यपालिका निरंकुश न हो जाए। तो इस प्रावधान को शामिल करने के बावजूद कार्यपालिका के निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनुच्छेद 22 के खंड 4 से लेकर 7 तक, 22 से लेकर 4 से लेकर 7 तक की बात करें, संवैधानिक संरक्षण की बात की गई। अब एक चीज सोचो, बाद में क्या हुआ? डर यह था, हमेशा युक्त प्रतिबंध की बात की गई, पहली चीज। दूसरी चीज यह कहा जाए कि अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 की बात करें, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। यह कहा गया था कि पूरक है। तो प्रश्न यह उठा कि अनुच्छेद 21 गरिमा में जीवन की बात करता है, अनुच्छेद 22 ध्यान देने इस बात को, अनुच्छेद 22 निवारक निरोध की बात करता है। तो पूरक कैसे हो सकते? तो संविधान क्या कहता है, ध्यान देना। संविधान ही कहता है कि अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 में उन संवैधानिक संरक्षण की बात की गई है जो गिरफ्तार व्यक्तियों को मिलता है। और तथा 22 की बात करें में जब निवारक निरोध की बात की गई है, तो संविधान कहता है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करोगे तो फिर हमारी पूरी की पूरी प्रक्रिया रीजनेबल होनी चाहिए। वो रीजनेबल जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 21 में की गई है। और अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी कीमत पर किसी व्यक्ति की गरिमा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 22 के खंड सोचो, अनुच्छेद 22 में जिस निवारक निरोध की बात की गई है, उसके तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो तो अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा मेनका गांधीवाद ने कहा गिरफ्तार करो, लेकिन 2 शर्त जरूरी है। नंबर 1, अनुच्छेद 22 के खंड 5 में जो प्रावधान है उसका अनुपालन होना चाहिए। और नंबर 2, अनुच्छेद 21 के तहत युक्त होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। अब एक प्रश्न, जब अनुच्छेद 22 की बात करें, 22 के खंड 5 की बात करें कि मेनका गांधीवाद में यह कहा गया था कि अनुच्छेद 22 के खंड 5 में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन जरूरी है, तो अनुच्छेद 22 के खंड 5 में 2 बातें की गई। हमेशा ध्यान दो इस बात को, 22 के खंड 5 में 2 बातें की गई। नंबर 1, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो तो फिर ग्राउंड्स बताओ। और क्या कमाल का सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आधार की बात करोगे, आधार बताओगे, कारण बताओगे, तो उसने कहा कारण जो भी होगा वो स्पष्ट होगा और रेलिवेंट होना चाहिए, स्पष्ट होगा और रेलिवेंट होगा। लेकिन जब कारण की बात करोगे, ग्राउंड्स बताओगे, किस आधार पर आपने गिरफ्तार किया, तो जो ग्राउंड्स होगा, जो आधार होगा, वो बोधगम्य होना चाहिए। बोधगम्य का मतलब है कि लोगों को समझ में आ जाए।
मान लिया जाए आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, उसे अंग्रेजी आती ही नहीं, और जब आप उसे बता रहे हो आधार और अंग्रेजी में कारण बताते हो तो वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी स्थिति में आपने जो ग्राउंड्स बताया है वो बोधगम्य नहीं है, और यदि आधार बोधगम्य ना हो तो फिर आपकी गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो तो 3 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। 3 महत्वपूर्ण बात। नंबर 1, किसी व्यक्ति को वही गिरफ्तार करोगे जहां वो रहता है। दिल्ली में, गिरफ्तार करोगे तमिलनाडु में, तो यह गलत है। जहां वो रहता है वही गिरफ्तार करोगे। नंबर 2, उसे पुस्तक पढ़ने, लिखने पढ़ने की पूरी सुविधा दी जाएगी। अपने रुचि के अनुसार भोजन करने का अधिकार होगा। और नंबर 3, अपने सगे संबंधियों से मिलने का भी अधिकार होगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को। हम सगे संबंधियों की बात करें, सगे संबंधी मिलने का अधिकार होगा, लेकिन अनुच्छेद 22 के खंड 5 में एक और बात की गई है जिसका उल्लेख मेनका गांधीवाद में किया गया कि व्यक्ति को अभ्यावेदन मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अधिकार भी होगा कोर्ट में, ताकि कोर्ट ये बता सके कि गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। अब एक चीज ध्यान देने इस बात को, ठीक है, पर एक प्रश्न उठा कि जब गिरफ्तार की बात की जाती है तो निवारक निरोध के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को है। तो प्रश्न यह उठा कि निवारक निरोध संबंधी कानून बनाने का आधार क्या है। एक बात है, संविधान में ऐसा कुछ आधार का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी अब तक जिन आधारों पे निवारक निरोध संबंधी कानून बना है उसमें पहली बात राज्य की सुरक्षा, रक्षा, विदेश से संबंध, लोक व्यवस्था और समुदायों के लिए सेवा एवं सुविधाओं की उपलब्धि, ये कुछ आधार बताए गए हैं। आप सोचो, उसके बाद अनुच्छेद 22 के खंड 4 से लेकर हम 7 तक की बात करें, संवैधानिक संरक्षण की बात की गई है कि जब निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो संविधान संरक्षण क्या क्या देता है। लिखो इसको आप, लिखो इसको आप। आपने यहां तक लिखा है कि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों ने इसे संविधान में स्थान नहीं दिया। आगे लिखो, पैरा चेंज करके, लेकिन पैरा चेंज करके, लेकिन भारतीय संविधान में निवारक निरोध संबंधी प्रावधान को संविधान में जगह दिया गया। इसका उद्देश्य समाज विरोधी एवं देश को खतरा पहुंचाने वाले
तत्वों को दबाना है, तत्वों को दबाना है। गोपालन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निवारक निरोध के बारे में कहा था कि संविधान एवं प्रस्तावना में निहित आदर्श के प्रतिकूल होते हुए भी निवारक निरोध को स्वीकार किया गया ताकि जो लोग स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नवजात गणतंत्र को खतरे में डाल सकते हैं, उनको रोका जा सके। तो पहला प्रश्न यह है कि निवारक निरोध को संविधान में क्यों जगह दिया गया? गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था? अब एक बात याद रखना है कि निवारक निरोध के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको मिला है? केंद्र और राज्य दोनों को मिला हुआ है। केंद्र और राज्य दोनों को मिला हुआ है। लेकिन जब निवारक निरोध की बात की जाएगी तो किन आधारों पर कानून का निर्माण होगा, इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। हमेशा ध्यान दो। फिर भी सरकार ने अब तक जिन आधारों पर कानूनों का निर्माण किया उसमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। लिखो इसको आप। निवारक निरोध के संबंध में पैरा चेंज करो और लिखो, निवारक निरोध के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। इस शक्ति का प्रयोग करके संसद ने 1950 में प्रथम निवारक निरोध अधिनियम पारित किया।
इस अधिनियम का उद्देश्य भारत की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्तियों को निरुद्ध करना था। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह कहना उचित है कि निवारक निरोध अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, रक्षा, विदेश संबंधी विषय एवं समुदाय के लिए आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्तियों को निरुद्ध करना है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने, हमेशा ध्यान दो, सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. राय वर्सेस भारत संघवाद में डिसीजन क्या दिया? कहा सुप्रीम कोर्ट ने आप गिरफ्तार करो, लेकिन जब निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, याद रखना, तो फिर उसी स्थान पर गिरफ्तार किया जाएगा जहां वह सर्वदा रहता है। दूसरी चीज, किताब पढ़ने लिखने का शौक है तो उसे उपलब्ध होनी चाहिए। अपने रुचि के अनुसार भोजन भी मिलना चाहिए, अपने मित्रों से मिलने का अधिकार भी होना चाहिए। और यह राज्य का दायित्व है कि सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। लेकिन मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसका विस्तार कर दिया
और कहा निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम को 2 शर्तों को पूरा करना होगा। नंबर 1, अनुच्छेद 22 के खंड 5 का अनुपालन करना आवश्यक है। और नंबर 2, अनुच्छेद 21 में युक्त का वर्णन किया गया है। हमेशा अनुच्छेद 21 में उल्लिखित युक्त के आधार पर उसे कसना होगा। ये 2 शर्त रखी गई थी अधिनियम का निर्माण करते समय। हमेशा ध्यान दो, उद्देश्य क्या था कि जब हम किसी को गिरफ्तार करते हैं तो फिर उसकी गरिमा भी सुरक्षित रहनी चाहिए, यह कहा गया था। इसका अर्थ यह है कि हमारा जो अधिनियम है, यह अधिनियम है, यह मनमाना नहीं हो सकता। तो मेनका गांधीवाद ने क्या किया, 2 शर्तों को निर्धारित करके विधायिका के निरंकुशता पर रोक लगा दी। हमेशा ध्यान दो, अर्थात विधायिका निवारक निरोध के आधार पर कभी भी निरंकुश नहीं बन सकता है। सबसे बड़ा डिसीजन यह था। देखो आप, पैरा चेंज करो और लिखो आप, मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि निवारक निरोध विधि को 2 शर्त पूरी करना आवश्यक है। नंबर 1, अनुच्छेद 22 के खंड 5 का अनुपालन। अनुच्छेद 22 के खंड 5 का अनुपालन। और नंबर 2, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रक्रिया का युक्त होना। युक्त होना। पैरा चेंज करो आप, अनुच्छेद 22 के खंड 5 में, अनुच्छेद 22 के खंड 5 में 2 महत्वपूर्ण प्रावधान है। नंबर ए, गिरफ्तारी के आधार को जानने का अधिकार। गिरफ्तारी के आधार को जानने का अधिकार। अच्छा, इसका मतलब यह है कि मुझे गिरफ्तार किन आधारों पर किया गया है। ध्यान दो इस बात को, ये आधार मतलब ग्राउंड्स, ये आधार स्पष्ट एवं, ये आधार स्पष्ट एवं बोधगम्य होना चाहिए। अर्थात ऐसी भाषा में हो जिसे निरुद्ध व्यक्ति समझता हो। कितनी अच्छी बात है। मेनका गांधीवाद में 2 बातें। क्या जब निवारक निरोध अधिनियम
का जब निर्माण किया जाएगा तो 2 शर्तों को पूरा करना जरूरी है। अनुच्छेद 22 के खंड 5 का अनुपालन जरूरी है, और नंबर 2, अनुच्छेद 21 की गाड़ी युक्त या उचित या रीजनेबल होना चाहिए। तो 22 के खंड 5 में 2 महत्वपूर्ण बातें। पहली चीज, मुझे गिरफ्तार जब किया गया तो गिरफ्तार क्यों किया गया, गिरफ्तार करने का आधार क्या है। कोर्ट ने यह कहा कि जब आधार की बात करोगे तो आधार स्पष्ट हो और बोधगम्य हो, अर्थात ऐसी भाषा में हो जो समझ में आता हो। पहली बात ध्यान दो इस बात को। ये 22 खंड 5 की बात करें। अब देखो नंबर बी, जो आधार बताए जाएं, जो आधार बताए जाएं वे आदेश देते समय मौजूद हों। हमेशा ध्यान दो, आपने जो आधार बताया, जब आपने गिरफ्तार के आदेश दिया तो वो मौजूद हो। इसे कोर्ट ने कहा यदि आधार अस्पष्ट और अप्रासंगिक है तो गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जा सकता है। कितनी अच्छी बात है। कोर्ट ने क्या कहा, अपने विरुद्ध गिरफ्तार जो उसके विरुद्ध अभ्यावेदन, रिप्रेजेंट करने का अधिकार, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। लिखो आप, यदि आधार उसी में अस्पष्ट एवं अप्रासंगिक है, यदि आधार अस्पष्ट एवं अप्रासंगिक है तो गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना इस बात को। क्या कमाल की बातें सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा A.K. राय बनाम भारत संघ, इसको इस तरह A.K. राय बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। ध्यान दो, एक ही राय बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, पैरा चेंज करके लिखो आप, कि यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है, यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखना होगा। हमेशा कुछ जगह गिरफ्तार किया जाएगा जहां का वो रहने वाला है। लिखो आप, एक ही राय बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि निरुद्ध व्यक्ति को सामान्यतया उसी स्थान पर निरुद्ध किया जाएगा, सामान्यतया उसी स्थान पर निरुद्ध किया जाएगा जहां का वह रहने वाला है। निरोध की अवस्था में पुस्तक पाने, लिखने,
अपनी रुचि के अनुसार भोजन करने, तथा अपने मित्रों एवं सगे संबंधियों से मुलाकात करने का अधिकार भी होगा। अब एक चीज ध्यान दें इस बात को, इसका मतलब ये है आप जो अधिनियम बनाते हैं, याद रखना कि मेनका गांधीवाद ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, विधायिका की मनमानी पर रोक लगा दी। अब विधायिका चाह कर भी निरंकुश नहीं बन सकती। ये कितनी अच्छी बात है। मतलब मेनका गांधीवाद के डिसीजन ने क्या कर दिया कि जिस निवारक निरोध का प्रावधान अत्यधिक कठोर था, मेनका गांधीवाद ने उसको बहुत ही सॉफ्ट बना दिया है। यहां से तुरंत एक प्रश्न पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा निवारक निरोध के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने तंत्र सॉफ्ट बना दिया है। तर्क सहित उत्तर दें। नीचे लिखो नोट। नीचे लिखो नोट। भारतीय संविधान में निवारक निरोध का प्रावधान कठोर था। जिससे न्यायालय के निर्णय ने निवारक निरोध की कठोरता कम कर दी। तो दूसरी तरफ विधायिका की निरंकुशता पर रोक भी लगा दी। विधायिका की निरंकुशता पर रोक भी लगा दे। हमेशा ध्यान देना इस बात को। क्योंकि अच्छा, ये किस आधार पर कहा जा सकता है कि सॉफ्ट बना दिया? ये किस आधार पर कहा जा सकता है? दो चीज है। मेनका गांधीवाद ने निवारक निरोध अधिनियम के लिए दो शर्तों को जरूरी कर दिया। अनुच्छेद 22 के खंड 5 का अनुपालन और निरोध के विरुद्ध अभ्यावेदन का अधिकार दे दिया उसने। और एक ही राय वर्सेस भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? गिरफ्तार तो करोगे, लेकिन ये शर्त जरूरी है। देखो, क्योंकि नंबर 1 बिल्कुल। तो जब संसद बनाएगा तो इंडिया के किसी भी कोने में बैठा हो, स्टेट बनाएगा तो राज्य कह दें। क्योंकि नंबर 1 मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निवारक निरोध विधि के लिए दो शर्तें अनिवार्य कर देंगे। नंबर 1, एक मिनट, दो शर्तें अनिवार्य कर दें। फर्स्ट, नंबर ए, अनुच्छेद 22 के खंड 5 का अनुपालन
अनुच्छेद 22 के खंड 5 का अनुपालन, पहली बात। अनुच्छेद 22 के खंड 5 का अनुपालन। और दूसरी बात, नंबर बी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रक्रिया का उचित होना। नंबर 2, एक ही राय बनाम भारत संघवाद में एक ही राय बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निरुद्ध व्यक्तियों के लिए कुछ मानक निर्धारित कर दिए। अब एक प्रश्न है, यह निवारक निरोध की बात तो की गई, अब एक प्रश्न उठा, निवारक निरोध विधि के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। निवारक निरोध विधि के विरुद्ध संवैधानिक हम संरक्षण की बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, यह जो निवारक निरोध विधि के विरुद्ध संरक्षण की बात की गई है और इसका उल्लेख है, ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 22 के खंड 4 से लेकर 7 तक में, संवैधानिक संरक्षण का प्रावधान। ध्यान से सुनिए इस बात को, संविधान कहता क्या है? देखो बहुत मजा आएगा, ध्यान देने इस बात को, बहुत मजा आएगा। क्या कहता है संविधान? 22 का खंड 4 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता। शर्त ये, 3 महीने से अधिक निरुद्ध गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उससे ज्यादा करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। और सलाहकार बोर्ड की बात करें, ध्यान देने इस बात को, जब सलाहकार बोर्ड की बात करेंगे तो उसके सदस्य उच्च न्यायालय के या तो न्यायाधीश होंगे, या तो रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले सदस्य होंगे। इसका मतलब क्या चीज है कि निवारक निरोध अधिनियम की बात तो कर दी, 3 महीना आपने गिरफ्तार कर लिया, उससे ज्यादा गिरफ्तार करने के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। इसका मतलब यह कि सलाहकार बोर्ड का प्रावधान करके कार्यपालिका के निरंकुशता को सीमित कर दिया गया, क्योंकि कार्यपालिका गिरफ्तार करती है, विधायिका तो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन कराती है और कार्यपालिका ही गिरफ्तार करती है। कार्यपालिका ने गिरफ्तारी का आदेश दे दिया और गिरफ्तार कर लिया। कब तक गिरफ्तार करेगी? मैक्सिमम 3 महीने तक। उससे ज्यादा यदि आपने गिरफ्तार किया तो सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। हमेशा परामर्श मंडल की अनुमति लेनी होगी। और संविधान कहता क्या है कि जो सलाहकार बोर्ड है, जो परामर्श मंडल है, कितनी अच्छी बात है। देखो संविधान क्या कहता है, कहता यह है कि उसमें उच्च न्यायालय के या तो न्यायाधीश, या तो रिटायर हो चुके न्यायाधीश, या तो उच्च न्यायालय की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होंगे। यदि सलाहकार बोर्ड को यह लगता है कि निरुद्धता
निरोध का कोई औचित्य नहीं है तो फिर उसको मुक्त कर दिया जाएगा। यदि सलाहकार बोर्ड को लगता है 2 महीने और गिरफ्तार किया जा सकता है तो अवधि बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब यह कि पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो सलाहकार बोर्ड लेगा। पूरी बात ध्यान देना, कितनी अच्छी बात। तो एक सीमा की बात यहां सलाहकार बोर्ड के पास आ गई और सलाहकार बोर्ड को शक्ति देने का उद्देश्य क्या था? ताकि कार्यपालिका की निरंकुशता पर रोक लगाई जा सके। 22 के खंड 5 क्या कहता है? यह तो 22 के खंड 4 था। 22 के खंड 5 क्या कहता है? ध्यान देना इस बात को। 22 के खंड 5 कहता है गिरफ्तार जिस आधार पर किया गया, ग्राउंड्स को जानने का अधिकार है, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं। 22 का जो 6 है वो अपवाद की बात करता है। अब 22 का जो 7 है वो ये बताता है कि संसद गिरफ्तारी की अधिकतम सीमा के संबंध में कानून बना सकती है कि अधिकतम कितने समय तक गिरफ्तार किया जाएगा। हमेशा ध्यान दो, निवारक निरोध विधि बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है, लेकिन गिरफ्तारी की मैक्सिमम सीमा का निर्धारण संसद के है। आखिर संसद को क्यों दिया गया? क्योंकि संसद में जन प्रतिनिधि होते हैं जो जन इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि संसद ने कोई गलत कदम उठाया और यह निरंकुश बनने की कोशिश करेगी तो आम जनता अगले चुनाव में उसे रिप्लेस कर देगी, उसे हटा सकती है। इसे संसद को अधिकार दिया गया। सोचो जरा, संवैधानिक संरक्षण लिखो इसको आप, लिखो आप। नंबर वन, अनुच्छेद 22 के खंड 4 में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक निरुद्ध तभी किया जा सकता है जब सलाहकार बोर्ड इसकी अनुमति दे। जब सलाहकार बोर्ड इसकी अनुमति दे। सलाहकार बोर्ड का गठन हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सलाहकार बोर्ड का गठन हाई कोर्ट के न्यायाधीश या रिटायर हो चुके न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले सदस्यों से होगी। पैरा चेंज करो। यहां सलाहकार बोर्ड का प्रावधान करके कार्यपालिका की निरंकुशता पर रोक लगाने की
कोशिश की गई है। तो दूसरी तरफ 3 महीने से अधिक अनुमति देने के आदेश को निष्पक्ष बनाए रखने की कोशिश की गई है। क्योंकि सलाहकार बोर्ड एक निष्पक्ष एवं स्वायत्त निकाय होता है। निष्पक्ष एवं स्वायत्त निकाय होता है और उस पर कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं होता है। यदि सलाहकार बोर्ड निरोध के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है तो निरोध को समाप्त कर दिया जाएगा। निरोध को समाप्त कर दिया जाएगा। एक चीज ध्यान देना इस बात को, क्या कमाल की बातें की गई हैं कि 3 महीने से अधिक गिरफ्तार नहीं कर सकते। उससे ज्यादा गिरफ्तार करने के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। और इस बोर्ड में कौन मेंबर होगा? हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश या रिटायर्ड न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले सदस्य होंगे। और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। चूंकि न्यायाधीश होंगे अतः यह निष्पक्ष होगा। चूंकि निष्पक्ष होगा तो ये 3 महीने से अधिक गिरफ्तारी की अनुमति देता है तो इसके निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अर्थात गिरफ्तारी का आदेश भी निष्पक्ष होगा। क्या कमाल का डिसीजन देखो जरा। तीसरी चीज देखो आप, यह कहा गया था कि इस पर कार्यपालिका का नियंत्रण है ही नहीं और 3 माह से अधिक गिरफ्तार करने की अनुमति ये देगा तो एक तरह से ये कार्यपालिका के निरंकुशता पर क्या करेगा? रोक लगाएगा। सोचो आप, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। अब क्यों कहा गया है ये? हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन जब सलाहकार बोर्ड की बात की गई थी तो 2 बातें उठी। हमेशा 44वां संविधान संशोधन की बात करें, याद रखना है इस बात को। 44वां संविधान, हम संशोधन की बात करें, संविधान संशोधन की बात करें, ध्यान दें इस बात को। इस संशोधन में कहा गया था पहली चीज, किसी व्यक्ति को 2 माह से अधिक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 2 बातें की गई थी 44वां संविधान संशोधन में। इसको इस तरह देखो आप,
पहले कहा गया था किसी को 2 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, 2 माह से, हमेशा ध्यान दो, अधिक निरुद्ध करने के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। ये कहा इसने, किसी को 2 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज ये कहा कि 2 माह से अधिक निरुद्ध करने के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। क्या अच्छी बातें हैं। और ये जो सलाहकार बोर्ड है, इसका क्या कहा गया, इसका जो गठन है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर होगा। इसका जो गठन है, इसकी जो संरचना होगी, संरचना चेंज हमेशा एक इसका अध्यक्ष होगा, और जो अध्यक्ष होगा हाई कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश। दूसरा, 2 सदस्य होंगे, जो सदस्य होंगे हाई कोर्ट का वर्तमान या निवर्तमान, मतलब रिटायर, ये 2 परिवर्तन कर दिया गया। हमेशा पूरी बात ध्यान देना इस बात को। 44वें संविधान संशोधन में 3 महत्वपूर्ण बातें की गई थी। किसी को 2 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता। 2 माह से अधिक निरुद्ध करने के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। इस सलाहकार बोर्ड का जो गठन है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर होगा। परामर्श, जबकि पहले कौन गठन करता था, कार्यपालिका करती थी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अनुमति ली ही नहीं जाती थी। सोचो, 44वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर होगा। नंबर 2, जो स्ट्रक्चर क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा, हाई कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश होगा। यह मस्ट है, वर्तमान न्यायाधीश होगा। और 2 जो अन्य सदस्य होंगे हाई कोर्ट के वर्तमान या निवर्तमान, वर्तमान या रिटायर्ड न्यायाधीश सदस्य होंगे। और तीसरा जो परिवर्तन संशोधन किया गया था, नंबर 3, संसद निरोध की अधिकतम सीमा संसद निरोध की अधिकतम सीमा का निर्धारण करने की शक्ति। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। संविधान ने क्या कहा, ये जो संसद है निरोध की मैक्सिमम सीमा का निर्धारण कर सकती है। 2 महीना, 4 महीना। इसका अर्थ यह है निरोध की अधिकतम सीमा के निर्धारण का अधिकार कार्यपालिका के पास नहीं है, संसद के पास है कि मैक्सिमम कितना किया जा सकता है। ये हमेशा परीक्षित दोस्तों, आप ये जो 44वें संविधान संशोधन की बात की गई थी, ये 3 बातें की गई थी। 2 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता। नंबर 2 माह से अधिक निरुद्ध करने के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। और सलाहकार बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, गठन और स्ट्रक्चर क्या होगा। और तीसरी चीज, संसद निरोध की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर सकती है। इसका मतलब यह है 44वें संविधान संशोधन में जो जो प्रावधान किया गया था,
इसका उद्देश्य क्या था? निवारक निरोध के प्रावधान की कठोरता को अत्यंत कम कर देना हमेशा, और सलाहकार बोर्ड को निष्पक्ष बनाते हुए कार्यपालिका की निरंकुशता को सीमित कर देना, यह उद्देश्य था। पर दुर्भाग्य यह रहा कि आज तक 44वां संविधान संशोधन लागू नहीं हुआ, आज तक लागू नहीं हो पाया है। लिखो इसको आप, इतनी बातें आपने लिख ली होगी। अब नीचे लिखो, आप लोग नीचे लिखो, 44वां संविधान संशोधन के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। नंबर 1, निवारक निरोध के प्रावधान को, निवारक निरोध के प्रावधान की कठोरता को कम करना, तथा अनुच्छेद 21 से सुसंगत बनाना, तथा अनुच्छेद 21 से सुसंगत बनाना। हां, उसी में लिखो आप, सुसंगत बनाना। और नंबर 2, सलाहकार बोर्ड को निष्पक्ष बनाकर पालिका की निरंकुशता को सीमित करना। हमेशा ध्यान दो इस बात को। क्यों? कि जो सलाहकार बोर्ड है, इसको निष्पक्ष बनाने की कोशिश क्यों की गई थी? कब इसके गठन में किसकी भूमिका होगी? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। और मेंबर कौन से होंगे? हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश या रिटायर्ड न्यायाधीश। पहले सलाहकार बोर्ड में क्या था? हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले सदस्य तो सरकार अपने लोगों को सलाहकार बोर्ड में रख देती थी। अब ऐसा नहीं होगा। हमेशा ध्यान दो। तो ये जो डिटेंशन किया जाता है, उसके लिए जिस सलाहकार बोर्ड की अनुमति ली जाएगी, अब क्या होगा? इसको निष्पक्ष बना दिया गया। पैरा चेंज करो। लेकिन आज तक 44वें संविधान संशोधन को लागू नहीं किया गया। हमेशा ध्यान दो, निवारक निरोध के संबंध में जो जो प्रावधान है उसे आज तक लागू नहीं किया गया। अब एक प्रश्न है, ये तो पहली चीज, इसको लागू करना कार्यपालिका के ऊपर निर्भर है और कार्यपालिका को द्वारा इसे लागू करना आत्मनिष्ठ है। वो डिपेंड करता कार्यपालिका के विवेक पर लागू करे या फिर ना करे। अब एक बात याद रखना है इस बात को। फिर एक प्रश्न उठा, ये तो संवैधानिक संरक्षण 22 का खंड 5 क्या कहता है? नंबर 2 लिखो आप। ये तो पहला संवैधानिक संरक्षण 22 का खंड 4, पहला जो था 22 का खंड 4
संवैधानिक संरक्षण में अब नंबर 2 लिखो। 22 के खंड 5 के तहत निरुद्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण या आधार को जानने का अधिकार है। किंतु बाईस के खंड 6 में अपवाद का उल्लेख है कि जो सूचनाएं देना जरूरी नहीं है उसे नहीं दिया जा सकता है। हमेशा ध्यान दो, अनुच्छेद 22 के खंड 6 में अपवाद का उल्लेख है। 5 क्या कहता है? सारा ग्राउंड्स बताओगे। लेकिन 6 क्या कहता है? यदि राष्ट्रहित में किसी ग्राउंड्स को बताना जरूरी नहीं है तो सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। सोचो, ये तो संवैधानिक संरक्षण की बात करता है। अब एक ध्यान देना इस बात को। फिर एक प्रश्न उठा, ये तो अनुच्छेद 22 सामान्य गिरफ्तारी और फिर निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी की बात करें। अब एक प्रश्न उठता है, हमेशा ध्यान दो कि अनुच्छेद 21 और 22 की बात करें। 21 और 22 को पूरक माना जाता है क्योंकि अनुच्छेद 21 गरिमा में जीवन की बात करता है, युक्त की बात करता है। हमेशा ध्यान दो, जैसे मैंने ये कहा, ये अनुच्छेद 21 है, ये अनुच्छेद 21 है, ये अनुच्छेद 22 है। कहा गया है कि पूरक है, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। तो प्रश्न उठा, पूरक कैसे हैं और किस आधार पर है? याद रखना, हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये 22 की जब बात की जाती है ना, तो 22 का 1 एवं 2 में हमेशा सामान्य गिरफ्तारी के तहत संवैधानिक संरक्षण की बात की है और 22 खंड 4 से लेकर 7 तक में निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी के संबंध में संवैधानिक संरक्षण की बात की गई है। और ये दोनों क्या करते हैं? गरिमा में जीवन की बात। अनुच्छेद 21 किसकी बात करता है? युक्त की बात करता है। हमेशा पूरी बात ध्यान देना, अनुच्छेद 21 युक्त की बात करता है। अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 में सामान्य गिरफ्तारी के तहत संवैधानिक संरक्षण और 22 के खंड 4 से लेकर 7 में निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी के संबंध में संवैधानिक संरक्षण की बात की गई है। अब एक चीज सोचो, ये कहता है इसके मेनका गांधीवाद में क्या कहा गया है कि आप मेनका गांधीवाद में कहा गया है कि निवारक निरोध अधिनियम की बात करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मेनका गांधीवाद में क्या कहा गया? निवारक निरोध अधिनियम
विधि को अनुच्छेद 21 में हमेशा पूरी बात ध्यान देने इस बात को, मेनका का आदिवाद में क्या कहा गया? मेनका का आदिवाद में कहा गया निवारक निरोध विधि को अनुच्छेद 21 के अनुसार युक्ति युक्त होना चाहिए। ये मेनका का आदिवाद में कहा गया था, युक्ति युक्त होना चाहिए। निवारक निरोध विधि को अनुच्छेद 21 के अनुसार युक्त होना चाहिए। इसकी बात करता है। इसे यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 21 और 22 पूरक है। बेशक अनुच्छेद 22 को हमेशा ध्यान देने इस बात को, बेशक अनुच्छेद 22 को हमारे संविधान में स्वीकार किया गया, पर यह कहा गया था कि ये दोनों विरोधी नहीं है, दोनों पूरक हैं। हमेशा एक नजरिए से कहा जाता है कि विरोधी भी है, क्योंकि गरिमा में जीवन की बात करता है, 22 तो गिरफ्तारी की बात करता है, लेकिन 22 में संवैधानिक संरक्षण की बात की गई है। और इस संवैधानिक संरक्षण का उद्देश्य क्या है? मानव की गरिमा को बनाए रखना। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह आपका अनुच्छेद 22। अब एक चीज सोचो जरा, प्रश्न कैसे बनेगा यूपीएससी में? क्वेश्चन देखो, निवारक निरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध होने के बावजूद, ये जो निवारक निरोध है लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध होने के बावजूद इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। स्पष्ट करें। देखो आप, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? क्वेश्चन का फर्स्ट निवारक निरोध का अर्थ हम सेकेंड पैरे में लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध, थर्ड पैरे में इसे भारतीय संविधान में क्योंकि हम चौथे पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, अर्थात हमारा जो आंसर है ये 4 पैरों में टूट जाएगा। ध्यान देने इस बात को, ये जो आंसर है ये 4 पैरों में टूट जाएगा। निवारक निरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध होने के बावजूद इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। स्पष्ट करें। फर्स्ट, निवारक निरोध का अर्थ क्या है? सेकेंड, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है तो क्यों है? इसके बाद हम थर्ड पैरे की बात करेंगे, इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया क्योंकि। हम चौथे पैरे की बात करेंगे, निष्कर्ष की बात करेंगे। आप देखो, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध क्यों है? क्यों है? क्योंकि देखो, नंबर 1 लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध क्यों है? क्योंकि निवारक निरोध के तहत मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। पहली बात।
नंबर 2 की बात करें, बिना साक्ष्य की गिरफ्तार कर दिया जाता है, केवल संशय के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। एक तरह से निवारक निरोध के तहत लोगों की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश की जाती है। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है, लेकिन इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, अंत में आएगा निष्कर्ष। और निष्कर्ष में हम ये बातें करेंगे। अनुच्छेद 21 गरिमा में जीवन की बात करता है और 21 और 22 दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आंसर क्लोज। अब देखो, अब सभी लोग इसका आंसर लिख लेंगे। ध्यान देना इस बात को, इसका आंसर लिखना है सबको घर पर। हमेशा ध्यान देना इस बात को। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगला क्वेश्चन हमेशा निवारक निरोध का प्रावधान संविधान के प्रारंभ में कठोरतापूर्ण था, किंतु धीरे धीरे निवारक निरोध की कठोरता कम होने लगी। स्पष्ट करें, निवारक निरोध का प्रावधान संविधान के प्रारंभ में कठोरतापूर्ण था, किंतु धीरे धीरे निवारक निरोध की कठोरता कम होने लगी। स्पष्ट करें। अब देखो आंसर कैसे चलेगा। फर्स्ट पर ही यह बताना है, निवारक निरोध का प्रावधान की बात करें हम लोग, तो जब प्रारंभ की बात करोगे प्रावधान, तो दो चीज, आप अनुच्छेद का उल्लेख करना और शामिल क्यों। बस 2 लाइन में हम सेकेंड पैरे की, ये हार्डली 10 से 15 शब्दों में हमेशा संविधान के प्रारंभ में कठोरतापूर्ण था। क्योंकि हम थर्ड पैरे में आएंगे और थर्ड पैरे की बात करेंगे, धीरे धीरे कठोरता कम होने लगी। कठोरता, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, मैं निवारक निरोध हम के प्रावधान की बात करें, मार्कर में स्याही नहीं है। हमेशा निवारक निरोध का प्रावधान अनुच्छेद की हम बात करें और शामिल क्यों। दूसरी चीज, संविधान के प्रारंभ में कठोरतापूर्ण था क्यों, और धीरे धीरे कठोरता कम होने लगी क्योंकि। अंत में आएंगे हम लोग, निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में एक लाइन की बात, ध्यान देना इस बात को, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, मैं कैसे, ध्यान देना इस बात को। किस अनुच्छेद में निवारक निरोध की बात की गई है? अनुच्छेद 22 के खंड 4 से लेकर 7 में निवारक निरोध की बात की गई है। क्यों शामिल किया गया? राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। संविधान के प्रारंभ में कठोरतापूर्ण था क्योंकि, हमेशा ध्यान दो,
क्यों था? क्योंकि निवारक निरोध को लागू करते समय कार्यपालिका को शक्ति दे दी गई थी और संविधान में यह था कि 3 महीने तक गिरफ्तार, तत्पश्चात सलाहकार बोर्ड की अनुमति का प्रावधान था। लेकिन युक्तता की बात नहीं की गई थी। संसद को पूरा अधिकार था। हमेशा ध्यान दें इस बात को। दूसरी तरफ सलाहकार बोर्ड की बात करें, सलाहकार बोर्ड के गठन का अधिकार कार्यपालिका के पास था। लेकिन धीरे धीरे कठोरता कम होने लगी, क्योंकि नंबर 1, मेनका गांधी वाद में यह कहा गया था कि निवारक निरोध विधि को 2 शर्तें पूरी करनी चाहिए। नंबर ए, 22 खंड 5 का अनुपालन, 22 खंड 5 का अनुपालन, और नंबर 2, अनुच्छेद 21 में उल्लिखित युक्तता का अनुपालन। दूसरी तरफ A.K. राय वर्सेस भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, गिरफ्तार करोगे तो ये शर्तें जरूरी हैं। तीसरी चीज, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से सलाहकार बोर्ड को अत्यंत निष्पक्ष बनाए रखने की कोशिश की गई। और क्या कहा गया? पहले कार्यपालिका सलाहकार बोर्ड का गठन करती थी, अब यह था हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाहकार बोर्ड का गठन होगा, ताकि सलाहकार बोर्ड पूर्णतः निष्पक्ष बनी रहे। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, ये जब आंसर चलेगा हमारा, अगला क्वेश्चन, क्या अनुच्छेद 21 और 22 को पूरक कहा जा सकता है? क्या अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 22 को कहा जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। एक चीज ध्यान देना इस बात को, सबसे बड़ी चीज, क्या अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 को पूरा कहा जा सकता है? क्वेश्चन मार्क की बात करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को। आपको फर्स्ट पैरे में क्या बताना है? क्वेश्चन फर्स्ट पैरे में अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 का प्रावधान क्या है। हम सेकेंड पैरे में यह बताएंगे, सेकेंड पैरे में सामान्यता अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 22 को अनुच्छेद 21 का विरोधी माना जाता है। क्योंकि देखो रीजन क्या है, हमेशा अनुच्छेद 22 में, हमेशा ध्यान दो इस बात को, अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध का प्रावधान है, जो मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। हम दूसरी चीज बात करें, अनुच्छेद 22 लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। इसलिए अनेक लोकतांत्रिक देशों में निवारक निरोध के प्रावधान को निवारक निरोध के प्रावधान को संवैधानिक रूप नहीं दिया हमेशा ध्यान दें इस बात को।
सामान्यतः अनुच्छेद 22 को अनुच्छेद 21 का विरोधी माना जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध का प्रावधान है जो मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। नंबर 2, अनुच्छेद 22 लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। इसलिए अनेक लोकतांत्रिक देशों में निवारक निरोध के प्रावधान को संवैधानिक रूप नहीं दिया गया। हमेशा ध्यान दो, हम थर्ड पैरे की बात करेंगे, किंतु दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक क्यों हैं, हम अब इसकी बात करेंगे, तो हमेशा ध्यान देने इस बात को। अब हम आएंगे थर्ड पैरे में और यह बताएंगे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक क्यों हैं? देखो, क्योंकि पहला पॉइंट, हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज, अनुच्छेद 22 के 1 और 2 में सामान्य गिरफ्तारी के तहत संवैधानिक हमेशा अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 में सामान्य गिरफ्तारी की स्थिति में संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। हम नंबर 2 की बात करें, क्यों पूरक की बात करता है वो? हमेशा मेनका गांधीवाद में क्या कहा गया था? कहा गया कि निवारक निरोध विधि को अनुच्छेद 21 के अनुसार युक्त होना चाहिए। जो मेनका गांधीवाद में डिसीजन आया था कि निवारक निरोध विधि को अनुच्छेद 21 के अनुसार युक्त होना चाहिए। हमेशा ध्यान देने इस बात को। पहली चीज, क्या आप गिरफ्तार तो करोगे, पर ये चीजें क्या होनी चाहिए? हमेशा इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 21 जिस गरिमा में जीवन की बात करता है, 21 युक्तिता की बात करता था ताकि 22 को सही ठहराया जा सके। और अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? हम लोग फिगर बना चुके थे 21 और 22 का, वो फिगर बना देना है। ये इसको पुश करता है, ये इसको पुश करता है। पर एक प्रश्न, थर्ड पैरे की बात करने के बाद हम निष्कर्ष में आएंगे और निष्कर्ष में हम चौथे पैरे में ये बात करेंगे। वस्तुतः अनुच्छेद 22 हमेशा ध्यान सुनना इस बात को, अनुच्छेद 22 को क्यों लाया गया? निवारक निरोध की बातें क्यों की गई? ताकि लोक व्यवस्था बनी रहे, अनिवार्य सेवा बनी रहे। तो लोक व्यवस्था अनिवार्य सेवा में बाधा पहुंचाने वाले लोगों को निरुद्ध किया जाता है। इसको कुछ लोगों को निरुद्ध करके अन्य लोगों की स्वतंत्रता का संभव बनाया जाता है अनुच्छेद 22 में। हमेशा ध्यान दो, अनुच्छेद 22 क्या करता है? लोक व्यवस्था और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं में जो लोग अवरोध खड़ा करते हैं, बाधा खड़ी करते हैं, उनको निरुद्ध किया जाता है ताकि अन्य लोगों की स्वतंत्रता बनी रहे। इसका मतलब यह कि मानवीय गरिमा तभी सुरक्षित रहेगी जब स्वतंत्रता का उपभोग हो, और स्वतंत्रता का उपभोग तभी संभव होगा जब लोक व्यवस्था बनी रहे। और लोक व्यवस्था तभी बनी रहेगी जब लोक व्यवस्था में बाधा डालने वाले लोगों को निरुद्ध कर दिया जाए।
ये बात कौन करता है? अनुच्छेद 22 करता है। इसलिए कहा जाता है 21 को 22 प्रमोट करता है और 22 को 21 प्रमोट करता है। हम थर्ड पर आएंगे और निष्कर्ष, यदि अनुच्छेद 22 का दुरुपयोग हो तो अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 22 विरोधी हो जाएंगे। पर यदि अनुच्छेद 22 का सदुपयोग हो तो अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 22 पूरक हो सकते हैं। आंसर क्लोज। अर्थात ये जो प्रश्न है, ये 3 पैरे में प्रश्न क्या होगा? टूट जाएगा। देखो आप, हमेशा ध्यान देना इस बात को। ये जो प्रश्न 3 पैरे में टूट जाएगा, ये चलेगा आपका आंसर। थैंक यू। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। कल उम्मीद है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 और 26 4 आर्टिकल को हम लोग खत्म करेंगे। और इस आर्टिकल को मैं स्लो लेकर चल रहा हूं। एक एक क्वेश्चन ध्यान देना, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं क्या पूछ दे। ठीक है? ओके।